नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी पश्चिम एशिया में तेज होते संघर्ष की, जिससे अमेरिका और ईरान में संघर्ष और तेज होता नजर आ रहा है। साथ ही बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें दोनों देशों के बीच तनातनी खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा अपने खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दक्षिण ईरान में अमेरिकी हवाई हमले के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका ने अपने एक्शन को बताया आत्मरक्षात्मक। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमले के बावजूद समझौते की जताई संभावना। अमेरिका के साथ वार्ता के बीच सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का आक्रामक बयान, कहा कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे क्षेत्र के अमेरिकी अड्डे। कतर वार्ता के बाद ईरान के अरबों डॉलर डिफ्रीज होने की बढ़ी उम्मीद। लेबनान पर ताजा हमलों के बाद इजराइल हिजबुल्लाह में बढ़ा टकराव। संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप में इजराइल ने हिजबुल्लाह के अड्डों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने कहा इजराइल से सामान्य नहीं हो सकते रिश्ते। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल पर बनी सहमति। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हुए हस्ताक्षर। सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार पर भी चर्चा। यूक्रेन की राजधानी पर अब तक के सबसे भीषण हमले की तैयारी में रूस। विदेशी नागरिकों और डिप्लोमेट्स को शहर छोड़ने की दी चेतावनी। कहा प्रशासनिक और सैन्य ठिकानों से दूर रहे आम लोग। यूक्रेन की धमकी को बताया ब्लैकमेल। और आइए अब शुरुआत करते हैं। क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में समुद्री निगरानी और बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मंगलवार को नए उपायों की घोषणा की और महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया। इन उपायों की घोषणा नई दिल्ली में समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वेंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में समुद्री निगरानी और बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मंगलवार को नए उपायों की घोषणा की और महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बैठक में ज्यादातर चर्चाएं दुनिया के मौजूदा हालात पर ही केंद्रित थीं। हमने स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया, क्योंकि हम 4 समुद्री लोकतंत्र हैं जो इंडो पैसिफिक के अलग अलग छोर पर हैं। इसीलिए विचारों का आदान प्रदान काफी महत्वपूर्ण था। समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडरसी केबल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और HADR एक्टिविटीज शामिल हैं। हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और गहरा करते रहेंगे। Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion. और पश्चिम एशिया में हालात फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। कतर में बातचीत के बीच अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास के पास सैन्य कार्रवाई करते हुए कुछ नौकाओं को निशाना बनाया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा था, जिससे अमेरिकी युद्धपोतों और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को खतरा था। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आया है। क्या है ताजा स्थिति और क्या है इस पर बड़ी अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान के रुख में नरमी दिखाई देने लगी है। कतर में अगले दौर की बातचीत भी जारी है। तभी मंगलवार की सुबह अमेरिकी सेना ने होर्मुज के पास बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पर हमला बोल दिया। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा में की गई सैन्य कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों को खतरे से बचाने के लिए ये हमले किए गए और कुछ नावों को निशाना बनाया गया।
अमेरिकी सेना का आरोप है कि बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा हो सकता था। ईरानी मीडिया में IRGC के 4 जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं ईरान पर नए हमलों के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। इस बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। IRGC का कहना है कि ये ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसाया था। IRGC ने कहा है कि ईरान युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के अधिकार को वैध और निश्चित मानता है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन हमलों के बावजूद ईरान के साथ समझौते पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। उधर ईरानी मीडिया ने कतर में हुई बातचीत को कुल मिलाकर सकारात्मक बताया है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ये बातचीत अमेरिका में जब्त ईरानी पैसों को लेकर थी। ईरान की मांग है कि समझौता ज्ञापन की घोषणा के प्रारंभ तक आधी राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अमेरिका के पास ईरान के कुल $24 बिलियन जब्त हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अपनी संवर्धित यूरेनियम सामग्री को या तो अमेरिका को सौंप देगा या फिर तेहरान की मदद से उसे वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान बार बार कह रहा है कि मौजूदा बातचीत परमाणु कार्यक्रम से संबंधित नहीं है और ये सिर्फ युद्ध रुकवाने तक ही सीमित है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि अमेरिका को इस क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा। इस बीच तेहरान ने युद्ध के दौरान ईरानी नागरिकों पर नए हथियार का इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने खेल परिसर पर हुए हमले में एयर बस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करने का दावा किया है। इससे तेज रफ्तार धातु के टुकड़े चारों तरफ फैल गए और भारी तबाही हुई। वहीं ईरान सरकार ने आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा बहाल करने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इंटरनेट एक्सेस दोबारा खोलने का आदेश जारी कर दिया है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज करने की घोषणा की है। रात में बेका घाटी में स्थित मशघारा शहर को निशाना बनाकर कई हमले किए गए। वहीं नबाती के नागरिकों से क्षेत्र छोड़कर चले जाने का आदेश जारी किया गया है। तो बातचीत जो है वो निर्णायक मोड़ अभी तक लेती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आगे क्या होगा, इस पर सभी की नजरें लगातार बनी हुई है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। बहुत स्वागत अंशु जी। उसी के साथ सबसे पहला सवाल, बातचीत तो हो रही है लेकिन उसके बाद हमले भी हो रहे हैं, तो ये कैसी बातचीत है जो निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पा रही है? कहां पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है? गौरव, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं लगातार इस बात को कहती चली आ रही हूँ कि अभी युद्ध का एक और अध्याय, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर अभी युद्ध का एक और अध्याय हम देख सकते हैं। उसका कारण ये है कि लगातार अमेरिका की तरफ से जिस तरह की पोस्चरिंग की जा रही है कि भाई शांति वार्ता हो रही है, पाकिस्तान की तथाकथित मध्यस्थता हो रही है, ईरान बातें मान रहा है, ईरान की बातें हम मान रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी होता हुआ गौरव दिखाई नहीं दे रहा है। और लगातार न सिर्फ एक तरफ लेबनान और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका भी हमें इंगेज नजर आ रहे हैं। इसका कारण समझें, एक तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरे युद्ध की, वो अब ईरान के न्यूक्लियर मैटर और रिजीम चेंज से हटकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चली गई है। और दूसरी तरफ जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया है ना ईरान ने, तो अब इजराइल और बाकी के खाड़ी देश ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एक ब्लीडिंग ईरान को छोड़ करके अमेरिका तथा कथित शांति वार्ता के माध्यम से युद्ध को एग्जिट करके बाहर निकले। अच्छा, दूसरी ओर अभी 2 दिन पहले से क्या बयान आ रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के बात मान गया है अमेरिका की, वो अपने जो संवर्धित यूरेनियम है 60% से अधिक वो अमेरिका को सौंप देगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉल कर देगा। वहीं IRGC की वजह से की तरफ से टिप्पणियां आ रही है, चेतावनी आ रही है कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर ईरान कोई बात अमेरिका के साथ नहीं कर रहा है और ऐसा कोई वादा, ऐसी कोई बात ईरान की तरफ से नहीं हुई है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिका न सिर्फ हमको सुरक्षा की गारंटी देगा, जितने भी उसने बेसिस बना रखे हैं खाड़ी देशों में ईरान के आसपास, वो छोड़ करके पश्चिम एशिया से बाहर जाएगा, जो कि मुझे ट्रंप करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये कारण है गौरव कि दोनों की जो एक दूसरे से मांगे हैं ना, वो दोनों मानने वाले नहीं है, क्योंकि इन मांगों से इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल सकती है यदि एक पक्ष ने इस प्रकार की जो मांग दूसरा पक्ष कर रहा है उसको मांग लिया तो। यही कारण है कि युद्ध में हम बातचीत की बात देख रहे हैं लेकिन बातचीत होते हुए नहीं हो पा रही है। हॉर्मुज में जो मौजूदा स्थिति है साफ तौर पर इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नजर आ रही है। ऐसे में तमाम देशों पर इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या उसके लिए भी कोई रणनीति बनती हुई नजर आ रही है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब तक अगर बातचीत उस टेबल पर आगे नहीं बढ़ेगी,
दोनों देशों की सहमति नहीं होगी तो साफ तौर पर ये जो हॉर्मुज का संकट है ये और ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा भविष्य में। बिल्कुल गौरव, आपने ये बिल्कुल सही बिंदु उठाया है। जैसे कि मैंने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया और जो इस युद्ध का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन चुकी है और इसको बाधित करने की वजह से पूरे विश्व के ऑयल एंड गैस जो सप्लाई चेन है उस पर किस प्रकार का असर पड़ा है, मूल्यों पर किस प्रकार का असर पड़ा है, अर्थव्यवस्थाओं पर किस प्रकार का असर पड़ा है, ये तो हम सभी देख ही रहे हैं। बिल्कुल। अब आगे चल के, क्योंकि बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने चोक कर लिया है स्ट्रेट को और टैक्स लगाने की बात कर रहा है, जो कि वैसे तो अंतरराष्ट्रीय नियम और कानूनों के हिसाब से अवैधानिक है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। दूसरी ओर हम यदि अमेरिका को देखें तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर जाकर के बैठ गया है, उसने वहां पर अपने बेड़े तैनात कर रखे हैं। तो इन दोनों के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जिस प्रकार से रणनीतिक प्रेजेंस है दोनों देशों की, इसकी वजह से संकट पूरा विश्व भुगत रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार इस बात का दबाव दोनों देशों पे बनाया जा रहा है, चाहे आप क्वाड का मंच देखें, ब्रिक्स का मंच देखें। अभी हमारे यहाँ नई दिल्ली में ब्रिक्स की भी बैठक आयोजित हुई थी विदेश मंत्रियों की, जिसमें ईरान की शिरकत थी, जिसमें खाड़ी देशों के दूसरे जो सदस्य देश हैं उनकी शिरकत थी, सऊदी और यूएई की। तो यही बात उठाई गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के इस प्रकार से उसका वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो बहुपक्षीय मंचों पर इसकी बात उठाई जा रही है गौरव, लेकिन जब तक दोनों पक्ष आमने सामने नहीं बैठेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इसका कोई समाधान निकलते हुए दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बहुत अहम बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जब तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, कोई निर्णायक मोड़ नहीं सामने आएगा, तब तक स्थिति कमोवेश ऐसी रहेगी और जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, जो लगातार देखने को मिल रहा है। अंशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो रशिया यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है उससे अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन को लेकर। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अब बड़े और व्यवस्थित हमलों की नई सीरीज शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, विदेशी नागरिकों और दूतावासों को भी शहर छोड़ने की सलाह दी गई है और इसके अलावा रूस यूक्रेन के ड्रोन निर्माण और रक्षा केंद्रों को निशाना बनाने की भी तैयारी में है। ऐसे में क्या है ये युद्ध और क्या ये युद्ध भीषण होने वाला है और आगे की रणनीति किस ओर इशारा कर रही है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कीव खाली करो, हम व्यवस्थित हमले की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यूक्रेन को रूस की ये नई धमकी है। यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों को भी शहर खाली करने की सलाह जारी की गई है। दरअसल पिछले हफ्ते रूसी नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में एक छात्रावास पर हुए हमले के आरोप के बाद से रूस भड़का हुआ है। इस हमले में 21 लोगों की जान चली गई थी। तब से रूस यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले दिनों रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर बमबारी की थी। घंटों लंबी भीषण बमबारी के दौरान अजेय मानी जाने वाली ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी कीव पर दाग दी थी। ओरेशनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक की यात्रा कर सकती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी रक्षा उद्यमों को लगातार और व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने की चेतावनी जारी की है। इसमें विशेष रूप से वे सुविधाएं शामिल हैं जहां ड्रोन डिजाइन, निर्माण और प्रोग्राम किए जाते हैं। यूक्रेनी प्रशासन इन ड्रोन को नाटो विशेषज्ञों की मदद से तैनात करता है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से कीव में यूक्रेनी सैन्य स्थलों पर हमले करने के रूसी फैसले से अवगत कराया है। लावरोव ने कहा कि ये व्यवस्थित और लगातार हमले रूसी क्षेत्र में आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के लगातार जारी
हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। सरगई ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि शहर से निकल जाने की चेतावनी सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि कीव में स्थित सभी विदेशी दूतावासों को जारी की गई है। हालांकि रूबियो ने कहा कि ताज़ा हमलों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच अमेरिका मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन ने सहयोगी देशों से रूसी ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकने का आग्रह किया है। कीव में यूरोपीय संघ के मिशन का कहना है कि रूस का उद्देश्य सिर्फ दहशत पैदा करना है। ईयू ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है और सभी सहयोगी यही रहकर रूस का मुकाबला करेंगे। वहीं फ्रांसीसी दूतावास का कहना है कि हम पुतिन की ऐसी धमकियों के आदी हो चुके हैं, यहां से छोड़कर जाना असंभव है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सप्ताहांत पर हुए रूसी हमले में 300 से अधिक स्थल क्षतिग्रस्त होने की बात कही है। उन्होंने कीव की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं की भारी कमी का भी जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर्याप्त मात्रा में इन क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सहयोगियों के साथ काम कर रहा है। और आइए अब इसी अहम विषय पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, कीव खाली करो, अब इस तरह की भी धमकी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में अब जो रणनीति है वो ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या हो सकती है? क्या यही कमोवेश स्थिति यहां भी नजर आएगी या कुछ आगे इसमें कोई निर्णायक मोड़ देखने को मिल सकता है? गौरव, देखिए, पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तब ये कहा गया था, मेरे समय तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि आज की दुनिया में इस प्रकार के युद्ध नहीं हो सकते। लेकिन न सिर्फ युद्ध शुरू हुआ, देखिए 2022 से आज 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में लगातार इस युद्ध के अलग अलग अध्याय हमने देखे हैं। तो पश्चिम एशिया के संकट के बीच रशिया यूक्रेन युद्ध को लगभग लोग भूल गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के डेवलपमेंट्स को देखें। जी बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है और उसके बाद से लगातार जो स्थितियां रही हैं वो भी इस ओर इशारा कर रही हैं कि अभी भी कोई बातचीत का जरिया या बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और रशिया और यूक्रेन के युद्ध में ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि मौजूदा हालात जो हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियां हैं उनसे अभी वैश्विक संकट और ज़्यादा गहराता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर अगर हम देखें रशिया और यूक्रेन को लेकर तो ये तमाम बातें लगातार निकलकर सामने आई हैं क्योंकि हमले लगातार जारी हैं। और ऐसे में जब चेतावनी दी गई है कि कीव खाली करने की बात निकलकर सामने आती है तो ये अपने आप में दिखाती है कि किस ओर अभी ये युद्ध और ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और संघर्ष जो है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कितने साल हो गए, कितने लोगों की जानें चली गई, कितनी बर्बादी हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो मौजूदा स्थिति है वो यही बता रही है कि अभी जो युद्ध है वो और ज़्यादा भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है जो लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि साफ तौर पर जो नीतियां हैं वो आपस में नहीं मिल रही हैं, इसीलिए जो रणनीतियां हैं वो अलग तरह से बनती हुई नजर आ रही हैं। और यही सब कुछ हो पा रहा है कि जब मौजूदा हालात लगातार गंभीर होते जाते हैं तो वैश्विक संकट और ज्यादा गहराता जाता है और यही हो रहा है रशिया और यूक्रेन के जरिए। तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि मौजूदा हालात यही सब कह रहे हैं। अंशु जोशी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से यहाँ पर रखने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तो इन्हें आप देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोहम्मद बागेर कालिबाफ को 7वीं बार ईरान की संसद का स्पीकर चुना गया है। सोमवार को हुए मतदान में उन्हें 271 में से 235 वोट मिले। पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर और पायलट रह चुके कालिबाफ को अमेरिका के साथ वार्ता में ईरान के प्रमुख रणनीतिक चेहरा माना जाता है। सेनेगल के राष्ट्रपति बासुरु दियोमाय फाय ने पिछले सप्ताह ओस्मान सोनको को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद बैंकिंग क्षेत्र के एक पूर्व अधिकारी अहमदो अल अमीनो लो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फाय ने वर्षों से जारी तनाव के बाद सोनको को बर्खास्त कर दिया था। इस बर्खास्तगी के बाद सरकार के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और सरकार भंग हो गई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। काठमांडू जिला अदालत ने 6 अप्रैल को देउबा दंपत्ति के खिलाफ वारंट जारी किया था। उस समय दोनों 26 फरवरी से इलाज के लिए विदेश में थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने की प्रक्रिया में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को पीले सागर में बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया ने पीले सागर की तरफ कई प्रोजेक्टाइल दागे जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हो रहे मिसाइल परीक्षणों ने एशिया में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया की सेना इस साल अब तक कुल 8 मिसाइल परीक्षण कर चुकी है।
ईसाइयों के धर्मगुरु और वेटिकन के पोप लियो ने सोमवार को कैथोलिक चर्च द्वारा दास प्रथा में निभाई गई भूमिका के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वेटिकन चर्च ने गुलामी को जायज ठहराने में भूमिका निभाई थी और वेटिकन इसकी निंदा करने में नाकाम रहा। पोप लियो ने वेटिकन के इस इतिहास को ईसाई स्मृति में एक घाव बताया। बोलीविया की राजधानी ला पाज में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मजदूर संगठनों, खनिकों और ग्रामीण समूहों ने राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। देश भर में जारी सड़क जाम के कारण खाद्य सामग्री, ईंधन और दवाइयों की कमी हो गई। वहीं बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति पाज ने अपना और मंत्रियों के वेतन में 50% कटौती करने की घोषणा की है।